Welcome buddies. Today I'm teach you chapter 1 11th class Introduction of Accounting. इस लेसन्स में मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगी. अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए. सो स्टार्ट करते हैं. अकाउंटिंग पहले फर्स्ट चैप्टर में हमें बताया है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग. तो फर्स्ट चैप्टर हमारा पूरा थ्योरी वाला होने वाला है. इसमें हम अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके इंफॉर्मेशन, ओवरऑल हम आगे जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, जितने भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके बारे में हमें थ्योरी में दे रखा है. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर्स बेसिकली ये तेरह चैप्टर्स जो हैं ये हमारे थ्योरी वाले ही होने वाले हैं. सो फर्स्ट चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन में पहले हमें बता रखा है कि अकाउंटिंग है क्या. अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स. इट मीन्स अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है. सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब हम लास्ट वाला स्टेप हम स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, स्टार्टिंग वाला मिड में नहीं कर सकते, मिड वाला लास्ट में नहीं कर सकते. तो ये हमारा सिस्टमैटिक प्रोसेस है पूरा. इसमें हम चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें मेजर करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, उन्हें समराइज करेंगे, फिर इंटरप्रेट करेंगे. पूरा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी हमारी आ रही है वो किसके लिए, हमारे यूजर्स के लिए है. बेसिकली जैसे आप अपने घर में बताते हैं कि पूरा इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग आप घर पे भी करते हैं, नॉर्मली करते हैं, आपको पता नहीं होता. जैसे कि आप कितने पैसे आपको कहाँ खर्च करने हैं, कितने आपको क्या सामान लेके आना है, क्या लॉन्ग टर्म में लेके आना है, कितनी चीजों का आपको लोन लेके कोई चीज खरीदनी है. तो ये सारा हम अकाउंटिंग ही करते हैं छोटी मोटी. लेकिन कंपनी के बड़े लेवल पे ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं और ये बहुत वाइड कॉन्सेप्ट हो जाता है. सो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे यूजर्स के लिए होती है. सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये अकाउंटिंग हमें क्या शो करती है. सो इट शोज द प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, वैल्यू एंड नेचर ऑफ असेट, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, कैपिटल. इट मीन्स ये हमें बताती है हमारा एक अकाउंटिंग पीरियड. जैसे आप महीने का बजट बनाते होंगे या महीने की ट्रांजैक्शन का वो करते होंगे घर में छोटा मोटा. तो ये अकाउंटिंग पीरियड होता है एक साल का. ये 1 जनवरी से स्टार्ट नहीं होता. अकाउंट्स का जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो नॉर्मली 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक होता है. जैसे आपने वो देखा होगा बजट भी 1 अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाता है, न्यू बजट आता है. तो वो भी इसी तरीके का होता है. सो इसमें हम पता चलता है हमें कि हमारे जो अकाउंटिंग पीरियड है उसमें हमने प्रॉफिट अर्न किया है, हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस इनकर्ड किया है मतलब या हमें लॉस हो गया है, कंपनी को लॉस हो गया. सो और इससे हमें साथ में क्या पता चलता है, पहली चीज हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये पता चलता है. साथ में वैल्यू पता चलती है और नेचर पता चलता है असेट का. वैल्यू पता चलती है, असेट होती है हमारी जितनी भी, जैसे आप घर में रहते हैं तो आपकी बिल्डिंग, आपके घर का सारा फर्नीचर, आपका जितना भी सामान है घर में, पैसे जो भी हैं आपके वो सारे खुद के पैसे. तो ये जो होती है हमारी असेट होती है. और लायबिलिटीज होती है हमारी कि हमने कितना उधार लेके कोई चीज ले लेते हैं, हमारे पास कितनी उधारी है. तो उधार एक तरीके से हमारे पूरा लायबिलिटीज में आता है. साथ में कंपनी जो है उसको एक अलग ही पर्सन माना जाता है, उसके ऑनर, उसके मालिक से अलग पर्सन माना जाता है. तो जो मालिक पैसा लगाता है और जो ऑनर पैसा लगाता है, ऑनर की जो इक्विटी होती है उसे कैपिटल बोलते हैं क्योंकि वो ऑनर का पैसा है. कंपनी का खुद का कोई पैसा नहीं है, ऑनर से लिया है, बाहर से लिया है तो लायबिलिटीज है. उसके बाद जो भी पैसे से कुछ खरीदा है वो हमारी असेट होती है. इसके बाद हमें बहुत सारी अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है अकाउंटिंग की और सारी एक जैसी ही है. सो एग्जाम के लिए आप चाहे तो किसी की एक की भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो बुक में जो दे रखे आप वो भी बिल्कुल ठीक है, आप उसे याद कर लीजिए.
Since accounting is a medium of communication, it is called the language of business. तो ये जो अकाउंटिंग है ये भी एक तरीके से कम्युनिकेशन ही कर रहा है ना। ये हमें बता रहा है कि हमारी असेट कितनी है, हमारी लायबिलिटीज कितनी है, हमारी कैपिटल कितनी है। तो ये बिजनेस की लैंग्वेज है। तो बिजनेस की लैंग्वेज होगी तो किसकी फॉर्म में होगी? पैसों की फॉर्म में। बिजनेस में तो पैसे ही होता है। सो नेक्स्ट हमें टॉपिक दे रखा है इसका एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। तो फर्स्ट हमें दे रखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो अकाउंटिंग इज रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो अभी मैंने जैसे आपको पहले बताया, क्योंकि बिजनेस की लैंग्वेज है तो पैसे से ही बोलेंगे, बिजनेस में तो पैसे ही होते हैं। तो अकाउंटिंग सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं इसमें हम, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी फिजिकल चीज है, जैसे कि फर्नीचर है, आप उसे बेचेंगे तो आपको क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे उसके बदले में। बिल्डिंग है, आप बेचेंगे तो उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। आपका लोन है, वो भी आपको किस फॉर्म में पे करना पड़ेगा? पैसों की फॉर्म में पे करना पड़ेगा, रुपए के फॉर्म में पे करना पड़ेगा। कैपिटल है, ऑनर जो लगाएगा तो वो भी किसकी फॉर्म में होगी? वो भी मनी की फॉर्म में होती है। तो इसमें से हम वही ट्रांजैक्शंस, वही इवेंट्स रिकॉर्ड करते हैं जो मनी की फॉर्म में होते हैं, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट होते हैं, हमारी जो इकोनॉमी होती है उसका पार्ट होते हैं। जैसे कि हमने रॉ मटेरियल परचेज किया या फिर हमने अपना गुड्स सेल किए। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स अकाउंट्स में गुड्स का मतलब होता है वो वस्तुएं, कोई भी जो भी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो आप फिजिकल फॉर्म में बना के तैयार कर रहे हैं और आप बेच रहे हैं, उसके बाद में सेल कर रहे हैं। रॉ मटेरियल जो भी आप कच्चा माल खरीद रहे हैं, जिसको आप पूरा प्रोसेस करने के बाद फाइनल गुड्स में चेंज करेंगे। तो ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं। परचेज या सेल्स, ये सारी चीजें। सच ट्रांजैक्शंस आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स, रिसिप्ट और एविडेंस ऑफ द ट्रांजैक्शंस। और ये सारी हमें सारी इंफॉर्मेशन कैसे पता चलती है? ये सारी हमारी ट्रांजैक्शन से पता चलती है। हमारे पास बिल्स जो आते हैं या जो हमारे पास बिल्स के बाद हमारी जो रिसिप्ट्स मिलती हैं, हमने कोई सामान बेचा है तो हमें रिसिप्ट्स मिलती है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन इसमें होती है। नेक्स्ट है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट, दैट इज द करेंसी ऑफ अ कंट्री। कि इसको हम मेजर करते हैं कॉमन यूनिट में, बिल्कुल, क्योंकि किसी भी कंट्री की जो करेंसी होती है उसी फॉर्म में हम इसे मेजर करते हैं। ये नहीं कि हम रुपयों को पैसों में चेंज करके उसके बाद हम मेजर कर रहे हैं, आधा इधर आधा उधर, तो ऐसे में तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। सो एक बेसिक यूनिट हम लेके चलते हैं मेजरमेंट की, जो कि इंडिया में रुपीज है। रिकॉर्डिंग नेक्स्ट है। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। वैसे तो अब ज्यादा कोई बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करता, ज्यादातर ऑनलाइन ही चीजें हो गई हैं तो कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं। बट छोटे मोटे बिजनेस जो होते हैं उसमें अभी भी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जैसे आप देखते हैं छोटे मोटे जो शॉपकीपर्स होते हैं वो अपनी एक अकाउंट्स की बुक रखते हैं, कोई तो वो उसमें मेजर करते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजैक्शंस एंड और एंट्रीज ऑफ एन वन नेचर एट वन प्लेस। इसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई कैसे? हम सारी असेट्स को हम एक जगह प्लेस करते हैं कि ये हमारी असेट्स हैं। हम लायबिलिटीज को अलग क्लासिफाई करते हैं, हम कैपिटल को अलग क्लासिफाई करते हैं। तो इससे क्या होता है? हमें कंफ्यूजन नहीं होता। लास्ट में जब मैंने बताया कि हम यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए जब अकाउंटिंग करते हैं, लास्ट में हम फाइनल करते हैं, तो उस टाइम हमें कंफ्यूजन नहीं होती कि हमारी एसेट कौन सी है या हमारी लायबिलिटी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से मेंटेन करके रखा है। नेक्स्ट है समराइजिंग। समराइज इसलिए करते हैं क्योंकि वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं एक बिजनेस में। अब सारे जितने भी इवेंट्स होते हैं हम सबको तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन यूजर को देंगे तो यूजर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना इतनी सारी वाइड इन्फॉर्मेशन लेके। तो इसको हमें समराइज करना पड़ता है ताकि यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो।
समझने में। इसके लिए ट्रायल बैलेंस होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट होती है। तो ये सारे फाइनल अकाउंट्स होते हैं जितने मैंने अभी आपको बताए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनल अकाउंट्स कहते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस वगैरह ये जो दे रखे हैं। तो समराइज करके इस फॉर्म में हम यूजर को प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, analysis and interpretation of financial data are carried out so that the user of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of business. This help in planning for future in a better way. Analyze, अब ये सारे इंफॉर्मेशन समराइज करके हमने यूजर्स को दे दी। इसके बाद हमें इसका क्या काम होता है, इसका काम एनालाइज करने का भी होता है। हम एनालाइज करते हैं, हमें प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ इस ईयर, नेक्स्ट ईयर इससे प्रीवियस ईयर हमें लॉस हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीजन थे, हमें एनालाइज करना जरूरी होता है। इसलिए जरूरी होता है ताकि हम फ्यूचर में और अच्छे तरीके से अपने बिजनेस को रन कर सकें। अब 1 साल के बाद ये तो नहीं कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, बिजनेस तो चलता रहेगा, तो हम बिजनेस को और अच्छा कैसे बना सकते हैं फ्यूचर में, तो एनालाइज करना इसलिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग। Finally, the accounting information function involves communicating the financial data, financial statement to its user. अब सारा हमने समराइज कर लिया, एनालाइज कर दिया, इसके बाद हम यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेट करके। कैसे कम्युनिकेट करेंगे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज से, अकाउंटिंग लैंग्वेज है किसकी, बिजनेस की लैंग्वेज है, तो इसी हम लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं। अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट्स के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे, क्यों किया जाता है अकाउंटिंग, क्यों जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट हमें दे रखा है मेंटेनिंग द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। पहला है अकाउंटिंग हम इसलिए ही करते हैं ताकि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कर सके। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस, इन द बुक ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो करके सिस्टमैटिक मैनर में हम जो है सारी ट्रांजैक्शंस को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो मनी की फॉर्म में उसे रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग का पहला ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट हो गया, सेकंड है डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस। Another objective of accounting is to determining net result of transaction of a period, कि एक पीरियड कितना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। इस पीरियड में हमारे जो अकाउंटिंग है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, ये भी होता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस, आखिर हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, तो हमारे को इस साल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है ये जानने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। अब देखिए कि इसमें बता रखा है कि जो नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का, वो क्या होता है कि हम फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कंपनी की क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास पैसे तो बहुत हो रही है लेकिन हम लोन ही लिए चले जा रहे हैं, हमारी लायबिलिटीज ही बढ़ती जा रही हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन पता करना भी बहुत जरूरी है। और ये हमें कैसे पता चलता है, ये हमें बैलेंस शीट से पता चलता है। बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे बनाते हैं, ये हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। फोर्थ दे रखा है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। The management often requires financial information for decision making, effective control, budgeting, forecasting. Accounting provides financial information to assist the management in discharging this function. It means कि फाइनेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है, ये हमारी जितनी भी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन होती है, वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है, उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देख के ही लेंगे। इफेक्टिव कंट्रोल, अच्छी तरीके से अपने बिजनेस पे कंट्रोल कैसे करना है, बजट बनाने के लिए। फोरकास्टिंग मीन्स फर्दर फ्यूचर में हमें और क्या अच्छा करना चाहिए, इसलिए। फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। मेन
जो ऑब्जेक्टिव जो अभी तक हम बात कर रहे थे, येट अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स बोथ इंटरनल एक्सटर्नल हु एनालिसिस देम एज पर देयर नीड्स। इट मीन्स जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो हमें अपने यूजर्स को प्रोवाइड करनी होती है, अपने इंटरनल यूजर्स को भी और एक्सटर्नल। वैसे इंटरनल मीन्स बिजनेस के अंदर वाले, मतलब बिजनेस में जो इन्वॉल्व है, ऑनर्स, उनके एम्प्लॉयज, इन्वेस्टर्स, तो ये सारे होते हैं इंटरनल। एक्सटर्नल जो बाहर के इंफॉर्मेशन, जैसे कि न्यूज़पेपर में भी आ जाता है कि इस कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हो रहा है, तो ये हम सब क्या हो गए, हम एक्सटर्नल हो गए, जो कंपनी के बाहर वाले हो गए। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन जैसे जरूरत के हिसाब से प्रोवाइड की जाती है। 6 पॉइंट दे रखा है, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। अपनी एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ एसेट ओन्ड बाय बिजनेस, कि हमारे बिजनेस ने जो भी एसेट खरीदी है हम उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सके, कैसे उसको और ज्यादा एसेट को बढ़ा सके, अपनी लायबिलिटीज को कम कर सके। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है हमारा अकाउंटिंग का। नेक्स्ट दे रखा है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। फंक्शन बिल्कुल इसकी जो डेफिनेशन है बस उसी को हम एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं फंक्शंस में। जैसे फर्स्ट है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। इसका प्राइमरी फंक्शन है ही क्या, क्या ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ये सिस्टम से होता है। सिस्टम से होता है मतलब कि हमारे जो प्रोसेस है वो हमारे फिक्स्ड है कि पहले हमें यही करना है, सेकंड में हमें यही करना है, थर्ड में हम डायरेक्ट थर्ड पे नहीं पहुंच सकते। सेकंड पॉइंट में दे रखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। कि अकाउंटिंग पीरियड में हमें फाइनल अकाउंट बनाने हैं, फाइनेंशियल जो फाइनल स्टेटमेंट्स हैं वो सारी प्रिपेयर करनी है। किस लिए? क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमारी कंपनी की पोजीशन कैसी है, तो ये पता चलता है। थर्ड है मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं देखिए, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इफ दे आर मेंटेन सिस्टमैटिकली फॉलोइंग द अकाउंटिंग रूल्स, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट besides of the law such as Companies Act, Income Tax Act, GST Act, etc. Required business require submissions of returns in the form and period as in prescribed in the law. कि सारे देखिए कंपनी जो स्टार्ट होती है, बिजनेस हम कोई रन करते हैं, तो इस सब के लिए हमारे लॉज बने हुए हैं पहले से। तो अगर हम उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि हमें अपना अकाउंटिंग हमारे बननी चाहिए, मतलब हमें अपनी बुक ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करना कंपलसरी है। हमें अपनी लॉस प्रॉफिट गवर्नमेंट को बताना ही पड़ेगा। हम कंपनी रन कर रहे हैं, हम बिजनेस रन कर रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो इसलिए हमारा फंक्शन होता है अकाउंटिंग में कि ये सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करके रखें ताकि हमें फर्दर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो गवर्नमेंट से। फोर्थ पॉइंट दे रखा है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इट इज येट अनदर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। ये तो हम अपने 2-3 बार पॉइंट्स में पढ़ लिया कि ये सारी इंफॉर्मेशन हम किस लिए बनाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपने यूजर्स को, अब गवर्नमेंट भी क्या हुई, एक तरीके से यूजर ही हुई लेकिन एक्सटर्नल हुई, ठीक है। तो इंटरनल यूजर्स या एक्सटर्नल यूजर्स, तो इन सबको प्रोवाइड करने के लिए हम ये अकाउंटिंग करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। तो असिस्टेंस टू मैनेजमेंट की मैनेजमेंट में हम जैसे ताकि हमारी जो मैनेजमेंट है अच्छी तरीके से कोई भी डिसीजन है वो ले सके, फोरकास्टिंग कर सके। तो इन सब चीजों के लिए हमारा मैनेजमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन देना जरूरी होता है, इसलिए हम इसको अकाउंटिंग को बनाते हैं, ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट दे रखा है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस मतलब इसके क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट दे रखा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस,
कि बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। सेकंड है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट मेक्स बिजनेस प्लान्स, टेक डिसीजंस, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, कि हम आगे मैनेजमेंट में क्या जरूरी है ताकि हम आगे बिजनेस प्लान बना सकें, डिसीजन ले सकें, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। थर्ड है रिप्लेस मेमोरी। अब देखिए कि हमें ये तक नहीं याद होगा कि कल या परसों हमने रात में क्या खाया था, तो हमारी मेमोरी बहुत ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं है कि हम सारी चीज़ों को याद कर सकें, तो हम भूल जाते हैं बहुत जल्दी चीज़ों को। तो रिप्लेस मेमोरी, तो हम भूल ना जाएं, इसलिए हम टाइमली सिस्टमैटिक तरीके से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। फोर्थ पॉइंट दे रखा है फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी। इट मीन्स कि ये हमें एक तरीके से कंपेरेटिव स्टडी, तुलना करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प कर सकता है कि पिछले साल का हमारे पास बैलेंस शीट है, इस साल का बैलेंस शीट जिसमें हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है, तो उसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं, हमारी असेट इतनी थी, हमारी लायबिलिटीज इतनी थी, हमारी कैपिटल इतनी थी। उसके बाद दे रखा है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट्स ऑफ टैक्स लायबिलिटीज। इट मीन्स अ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स immensely helps in settlement of income tax and goods and service tax liability, since it is a good evidence of the correctness of the transaction। कि अगर हमने सिस्टमैटिक तरीके से अच्छे से रिकॉर्ड कर रखा है तो ये हमें हेल्प करता है ताकि हमको इनकम टैक्स पे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जीएसटी पे करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम, हम चीजें जो एक बार चली गई हम उसे वापस नहीं ला सकते, तो हमारा टाइम बचाती है सारी चीजें। फैसिलिटेट लोन्स, सेम ऐसा ही है, लोन इज ग्रांटेड बाय बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल विच इज सपोर्टेड बाय द परफॉर्मेंस। इट मीन्स कि अगर हमें लोन चाहिए तो वो भी हमारी क्या देखते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कि वो हमें हमारा लोन वापस, मतलब बैंक सोचता है कि वो हमारा लोन वापस भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अगर उसे लगता है कि नहीं कर पाएंगे तो हमें लोन नहीं मिलेगा। अगर उसे लगता है कि हाँ, कि अभी बेशक लॉस हो रखा है लेकिन पिछले कई सालों में इन लोगों ने बहुत प्रॉफिट कमाया है, तो वो हमें लोन दे देंगे। नेक्स्ट दे रखा है एविडेंस इन कोर्ट। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हमारे जो कोर्ट में एविडेंस के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है, कि कोई भी दिक्कत हो उसके बाद हम इसे एविडेंस की तरह यूज कर सकते हैं। फैसिलिटेट सेल इन बिजनेस। If someone desire to sell his business, the accounts maintained by him will enable the ascertainment of the proper purchase price. It means कि अगर किसी का बिजनेस है, कोई बेचना चाहता है अपने बिजनेस को, तो लोग क्या देखेंगे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कि उसके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, तभी तो जिसको भी खरीदना है वो देखेगा, अगर उसे पसंद आए तो वो खरीद सकता है। Assistance in the evidence of insolvency. Insolvency proceeding involves explaining many transactions that have taken place in the past. Systematic accounting records assist a great deal in such situation. It means कि वही बता रखा है, वही चीजें बार बार बता रखी है कि जो हमारी जो ट्रांजैक्शन है, क्योंकि हम सारी चीजें रिकॉर्ड करके रखते हैं, तो पास्ट में हमारी जो ट्रांजैक्शन हुई है हम उससे भी डील कर सकते हैं, उसका भी रिकॉर्ड होता है हमारे पास। टेस्ट दे रखा है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। इट मीन्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज द विटल importance in use of because it provides the basis to reach a settlement. It means कि पार्टनरशिप अकाउंट में भी ये हेल्प करता है। जैसे कोई नया पार्टनर हम ज्वाइन करना चाहता है, हम ऐड कर रहे हैं उसे, या कोई पार्टनर है वो हमारे बिजनेस से हटना चाहता है, उसका रिटायरमेंट हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, या हम अपनी फर्म का डिसोल्यूशन करना चाहते हैं, हम अपनी फर्म खत्म करना चाहते हैं, कंपनी खत्म करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो इन सब चीजों में भी हमारी अकाउंट्स हमें हेल्प करती है। कि कोई एडमिशन कर रहा है, मतलब कि हमारे बिजनेस में नया आ रहा है, तो उसको कितनी कैपिटल लेके आनी है, क्योंकि वो भी तो मनी लेके आएगा, मनी लेके आए या फिर कोई भी अदर
चीज़ें लेके आए जिसकी हमें क्योंकि ज़रूरत है, क्योंकि हम एडमिशन का रेट मीन्स उसकी हमें रिक्वायरमेंट है, या किसी का कोई हटना चाहता है बिजनेस से, रिटायरमेंट हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी को हमारी कंपनी को लॉस हुआ और उसने उस ह्यूमन ने रिटायरमेंट कर लिया तो अब उसे लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, तो लॉस तो बियर करना पड़ेगा, लॉस तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पूरे अकाउंटिंग पीरियड में वो हमारे साथ था। अब प्रॉब्लम के टाइम पे वो हटना चाहता है तो ये हम नहीं होने देते, तो इसलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसोल्यूशन हो किसी फर्म का, डिसोल्यूशन का मतलब होता है डेथ, तो आप समझ गए होंगे किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, और डिसोल्यूशन होता है कि हम अपनी कंपनी क्लोज कर रहे हैं, तो जितने भी असेट या लायबिलिटीज है वो पार्टनर में उनके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से उनका इक्विटी उनका शेयर है उस हिसाब से सेटलमेंट हो जाती है। 11 दे रखा है हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। अब बहुत सारी चीजें अकाउंट्स में हमने वो कर ली तो डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करता ही है। प्रोप्राइटर के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, गवर्नमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमें दे रखा है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस, अब इतने सारे बेनिफिट है तो कुछ लिमिटेशंस तो होंगी ही। फर्स्ट दे रखा है अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट that most transactions are recorded on the basis of evidence, yet some estimates are also made of ascertaining profit loss. For example, estimating the useful life of an asset. It means कि जितनी भी चीज़ें होती हैं इसमें नॉट फुली एग्जैक्ट, मतलब कि एग्जैक्ट तो होती हैं बट हर चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती इसमें भी। अब जैसे कि हम कोई सामान हमने कोई सामान खरीदा बिजनेस में, अब कोई भी सामान आप परचेज करते हैं स्टार्टिंग में तो उसकी वैल्यू अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही आपने खरीद लिया उसे उसके बाद उसकी वैल्यू गिर जाती है। जैसे कि आपने फॉर एग्जाम्पल बाइक खरीदी, अब खरीदते ही उसकी वैल्यू गिर गई, आप उसको दोबारा बेचोगे तो वो आप उतने में नहीं बेच पाओगे जितने में आपने खरीदी होगी। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किस बेसिस पे, एस्टिमेट करके कि हाँ अब वैल्यू इतनी गिर गई होगी, हो सकता है उसकी वैल्यू ज्यादा हो या हो सकता है उसकी वैल्यू उससे कम हो, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट दे रखा इसमें ही दे रखा है प्रोवाइडिंग द डाउटफुल डेब्ट्स। अब बहुत सारे लोगों को हम क्या करते हैं जब सेल करते हैं तो उनसे पैसे नहीं लेते हैं, मतलब हम रिसिप्ट ले लेते हैं कि हाँ बाद में वो पैसे दे देंगे, बट हम पैसे नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि वो बाद में पैसे ही ना दें। तो ये सब चीजों में की वजह से जो अकाउंटिंग है वो फुली एग्जैक्ट नहीं है। सेकंड पॉइंट हमें दे रखा है अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। कि इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो हम आगे थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड है या सेकंड, आई थिंक थर्ड ही है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंट्स में बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं, तो ये सारे प्रिंसिपल्स की वजह से ये जो चीज़ें हैं ये रियलिस्टिक नहीं होती हैं, हम मान के चलते हैं, एस्टिमेट करके चलते हैं। थर्ड पॉइंट दे रखा है अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया, हम सिर्फ मनी की चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, बाकी हम किसी भी तरीके की किसी की ऑनेस्टी, कोई हम किसी को सामान बेचते हैं हर बार वो हमें पैसे दे देता है तो वो ऑनेस्ट है, तो हम उस चीज को नहीं रिकॉर्ड करते हैं, हम सिर्फ ये रिकॉर्ड करते हैं कि हाँ उसने पैसे। तो इसमें क्वालिटी वाला जो एलिमेंट है वो नहीं होता है, ये जो है इसकी लिमिटेशन है, ये इग्नोर करता है क्वालिटेटिव एलिमेंट, सिर्फ क्वांटिटेटिव एलिमेंट्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हमारी मैनेजमेंट की स्किल दे रखा है इसमें, तो हमारी मैनेजमेंट की स्किल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, कैसी भी है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फोर्थ पॉइंट में हमें दे रखा है अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंज। यस, कि प्राइस में जैसे जैसे चेंज करता है अकाउंटिंग, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि
आपने बाइक खरीदी, उसके बाद आप बेच रहे हैं तो उसकी वैल्यू कम हो गई, तो अभी जब आप मार्केट में जाओगे नहीं तब तक आप पता नहीं लगे, तब तक आप एस्टिमेट लगा के चलोगे ना कि इतनी नहीं इतने में बिक जाएगी ऐसे। फिफ्थ पॉइंट में दे रखा है अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स manipulation of accounting in a way so as to conceal visual fact or and present the financial statement to show a better position than what it actually is। अब देखिए इसमें बता रखा है कि अकाउंटिंग में लोग झूठ भी तो लिख सकते हैं। आप कोई चेक तो नहीं करने आ रहा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में आपने बैलेंस शीट में लिख दिया कि हमारी असेट तो इतनी इतनी है, हमें तो प्रॉफिट इतना इतना हुआ है, तो आपने हो सकता है गलत लिख दिया। तो जब आप बिजनेस बेच रहे हो या फिर आप किसी को दिखा रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो इंफॉर्मेशन, तो हो सकता है ज्यादातर कंपनीज ऐसे ही करती हैं, दिखाती हैं हमें तो इतना 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 लॉस हुआ है, इतना लॉस हो रहा है, तो फिर कंपनी चल कैसे रही है। बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में आते ही हमें इतना लॉस हो गया, हमें इतना लॉस हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये सारे विजुअल्स क्रिएट करते हैं ताकि हमें लगे कि वो इस कंपनी को तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, और ये गलत इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं ताकि इनको ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े। नेक्स्ट दे रखा है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। बिजनेस में क्या रोल होता है वही हमारा पूरी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रखा है। मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इसमें पूरे में फर्स्ट पॉइंट यही दे रखा है, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, एविडेंस इन कोर्ट। उसके बाद अदर भी दे रखे हैं, अदर वही सारे हैं कि फैसिलिटेट राइजिंग लोन, फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वही जो पॉइंट्स आपने स्टार्टिंग में पढ़े, जो करेक्टर में पढ़े, जो वही जो पॉइंट्स हैं वो सारे एडवांटेजेस में पढ़े रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रोसेस। तो इसके साथ जितने भी जिसकी डेफिनेशन है वो पूरा प्रोसेस है। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, सेकंड रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द अकाउंटिंग प्रोसेस में एक्सप्लेन्ड। इसमें डायग्राम दे रखा है, नॉट इन सिलेबस, तो ये आपके सिलेबस में डायग्राम नहीं है, बट ये सारे प्रोसेस लाइन से ऐसे ही चलते हैं, तो ये आप लाइन से याद कर लेंगे तो आपकी डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस दे रखी है। फर्स्ट दे रखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, summarizing and interpreting them before communicating the result to the users। कि यूजर तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने से पहले जितने भी हमने ये सारे समराइज किया, उन्हें एनालाइज किया पूरा करके, उसके बाद इसे शॉर्ट फॉर्म में निकाला, तो ये सारी इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोवाइड करना, ये पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है ये सारा प्रोसेस। इसमें हम प्रॉफिट कितना हुआ या हमारे फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है हमारी कंपनी की, ये सारी चीजें हमें पता लगती है। नेक्स्ट दे रखा है अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग दे रखी है। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द असिस्टेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटी। इट इज द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच डील्स विद रिकॉर्डिंग कॉस्ट विद द ऑब्जेक्टिव असरटेनिंग रिड्यूस द कंट्रोल एंड कॉस्ट। तो ये अकाउंटिंग जो है ये आप अभी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आप बाद में, बट आप डेफिनेशन के लिए ऊपर से बस इतना समझ लीजिए कि हमारे प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट हो रहा है, हम किस तरीके से किसी चीज़ का अपने प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं, हमें कितना उसमें इन्वेस्ट करना है, उस प्रोडक्ट को क्रिएट करने में प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, एक्चुअली में ये बताता है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट दे रखा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये भी आप बाद में ही समझेंगे डिटेल में। इस बुक में तो मेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग है पूरी की पूरी। अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द मोस्ट recently developed branch of accounting. It is concerned with generating
accounting information related to fund, cost, profit, etc. It enables management to decision making. मेन ये है मैनेजमेंट, अकाउंटिंग मैनेजमेंट नाम आ गया, इसका मतलब ये सिर्फ किस लिए होती है, ज़्यादातर होती है ताकि मैनेजमेंट को हेल्प करे डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में। इसके बाद दे रखा है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, फिर अकाउंटेंसी। बुक कीपिंग क्या होती है? द टर्म बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग ऑफ्टन कंसर्न्ड एज सेम इज नॉट करेक्ट। इट मीन्स बुक कीप करना, जैसे शॉपकीपर वगैरह रखते हैं, और साथ में अकाउंटिंग, ये दोनों ही टर्म बिल्कुल डिफरेंट है। वैसे तो इसको एक दूसरे की जगह रिप्लेस करके यूज कर लेते हैं कि वो भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, बट नो, अकाउंटिंग बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है जिसका जो बुक कीपिंग है वो एक छोटा सा पार्ट है। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग विच अ प्रोसेस रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो किसी बुक ऑफ अकाउंट में हम जब छोटा सा ट्रांजैक्शन, थोड़े बहुत ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसे बुक कीपिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इवेंट, मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड financial transaction in event in the book of account and classifying recording transaction in event, posting them into ledger account. ledger आप पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में है ledger। तो मेन ये है, इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन यही है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट द मॉनिटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसमें भी हम सारी चीजें करते हैं, बट बुक कीपिंग एक छोटा सा पार्ट है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। अब हमने देखा कि उसकी ब्रांचेस ही तीन हैं, और उसके बाद हम सिर्फ इस बुक में एक ब्रांच को पढ़ेंगे अच्छे से। इसके बाद अकाउंटिंग दे रखा है। अकाउंटिंग वही बता रखा पहले कि अकाउंटिंग इज द वाइडर कॉन्सेप्ट ऑफ देन बुक कीपिंग। इसके बाद दोनों में डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फर्स्ट, bookkeeping is concerned with identifying financial transaction and event, measuring them in money or recording them in the book of account and classifying them। इसमें क्या होता है कि हम सिर्फ चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं, बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग में दे रखा है, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद द समराइजिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, इंटरप्रेटिंग देम एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। इसमें हम यूजर्स को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग में। स्टेज, इट इज प्राइमरी स्टेज, इट इज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग का बेसिस होता है, ये प्राइमरी स्टेज होती है। और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, इट इज बिगनिंग वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जब बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से अकाउंटिंग शुरू होती है। तो बुक कीपिंग कुछ भी नहीं है अकाउंटिंग के सामने, ये बता रखा है एक तरीके से कि बहुत छोटा बता रखा है कि बुक कीपिंग जहाँ से खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। और अकाउंटिंग बहुत वाइड कॉन्सेप्ट है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बुक कीपिंग का? ऑब्जेक्टिव होता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का, बस इतना ही ऑब्जेक्टिव होता है। और बाकी अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव आपने इतने सारे पढ़ ही दिए कि रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, उसके बाद यूजर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, समरी करके उसकी। नेचर ऑफ जॉब, इट इज रूटीन इन नेचर। जो बुक कीपिंग है वो डेली होता है, जैसे शॉपकीपर डेली अपना बुक कीपिंग करते हैं। बट अकाउंटिंग है एनालिटिकल और डायनेमिक के नेचर में। हो सकता है आपको दिन में कई बार रिकॉर्ड करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। और साथ में हो सकता है बीच में कुछ टाइम का गैप आ जाए तो आपको उसको रिकॉर्ड ना भी करना पड़े किसी और चीज। मतलब इसमें अलग अलग क्लासीफाई करने के बाद अलग अलग रहते हैं। परचेज का अलग रहता है, सेल का अलग रहता है। तो हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप सेल्स का कर रहे हो रिकॉर्ड, फिर आप परचेज का कर रहे हो, ऐसे। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस। इट इज बीन रूटीन वर्क इज परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। ज्यादातर जूनियर स्टाफ करते हैं इसे। इट बीइंग अ स्पेसिफाइज्ड फंक्शन इन परफॉर्म्ड बाय सीनियर स्टाफ। इसे ज्यादातर सीनियर स्टाफ कर सकते हैं। मतलब एक स्पेशलाइज्ड आपको फंक्शन होता है कि हर कोई नहीं कर सकता अकाउंटिंग करने के लिए उसको सीखना पड़ता है। स्पेशल स्किल, बुक कीपिंग इज अ मैकेनिकल इन नेचर, देयर डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं होती, मैकेनिकल होता है। नॉर्मल
जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं वो भी कर लेते हैं बुक कीपिंग। थोड़े बहुत पढ़े लिखे का मतलब है कि जिनको मतलब ज़्यादा अकाउंटिंग की इतनी नॉलेज नहीं है, वो लोग भी बुक कीपिंग कर लेते हैं आराम से। अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल एंड एबिलिटी टू एनालाइज द एंड इंटरप्रेट। कि अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें स्पेशल स्किल चाहिए और एबिलिटी चाहिए, इसमें आपको ये सीखना पड़ता है फिर आपको आएगा। नेक्स्ट है अकाउंटेंसी क्या होता है। अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटिंग की सिस्टमैटिक नॉलेज को अकाउंटेंसी कहते हैं। इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। कि अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि हम अकाउंटिंग के अलग अलग एस्पेक्ट को कैसे डील करेंगे। नेक्स्ट हमें दे रखा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसके बाद टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती थोड़ा सा ऐसे ही। कि इसमें बता रखा है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड सरप्लस। वही है कि हम अकाउंटिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, कि हमने अभी तक जो भी पढ़ा उसी से रिलेटेड है। कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में प्रॉफिट या सरप्लस या प्रॉफिट दोनों एक ही मतलब होता है, लेकिन अलग अलग चीजों में यूज किया जाता है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि सरप्लस कहाँ यूज करते हैं, क्योंकि आगे के चैप्टर्स में होगा। और प्रॉफिट कहाँ यूज करते हैं बता देती हूँ। प्रॉफिट यूज करते हैं नॉर्मल बिजनेस में, और सरप्लस यूज करते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, एनजीओज वगैरह में जो प्रॉफिट के लिए नहीं होती हैं। इसलिए हम वहाँ पर प्रॉफिट वर्ड यूज ना करके सरप्लस यूज करते हैं, होता प्रॉफिट ही है। इसके बाद दे रखा है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो। कैश फ्लो कितना है हमारे पास, कितना कैश के फॉर्म में है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। की क्या क्वालिटेटिव इसके कैरेक्टर है। रिलायबल है, हम डे टू डे से रिकॉर्ड करते जाते हैं, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। रिलीवेंस दे रखा है यूजर्स के लिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी दे रखा है। अंडरस्टैंडेबिलिटी मीन्स कि हम इसे समरी फॉर्म में ऐसे कर देते हैं ताकि यूजर्स बहुत आराम से इसे समझ सके। कंपेरेटिबिलिटी, कि हम इसमें कंपेयर कर सकते हैं आराम से, कि कैसे कंपेयर, हम इसे अपने इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं, इंटर फॉर्म कंपैरिजन भी कर सकते हैं। जैसे हम क्या करते हैं कि एक एंटरप्राइज है, वो क्या कर रही है, अपने ही कंपनी का अलग अलग टाइम पीरियड का कंपैरिजन कर रही है, जैसे पिछले साल का और इस साल का कंपैरिजन कर रही है। इसे इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन कहते हैं। इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन मीन्स एक कंपनी खुद के ही अलग अलग टाइम पीरियड्स में जो हमारा प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसका कंपैरिजन करते हैं, इसे इंट्रा फॉर्म कंपैरिजन कहते हैं। इंटर फॉर्म कंपैरिजन होता है, इंटर फॉर्म कंपैरिजन मीन्स हम अपनी कंपनी का कंपैरिजन दूसरी कंपनी के बैलेंस शीट या फाइनेंशियल पोजीशन से कर रहे हैं, उसे इंटर फॉर्म कंपैरिजन कहते हैं। इसके बाद यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी तक हम यूजर कर रहे थे कि इन यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं। यूजर होते क्या है, तो दो टाइप के यूजर्स दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है इंटरनल यूजर्स, सेकंड दे रखा है एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स होते हैं, पहला दे रखा ऑनर्स। ऑनर जो होता है उसको तो वही उसने पैसे लगाए, उसने कैपिटल लगाई है, तो उसे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तो चाहिए अपनी, कि मैंने इतना पैसे लगाया है, अपनी कैपिटल लगाई है, तो प्रॉफिट तो होना ही चाहिए ना, तो उसको पता करने का अधिकार है उसके पास। नेक्स्ट दे रखा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए, डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए। अभी तक हम पढ़ रहे थे, हमने पीछे भी पढ़ा है कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट दे रखा है एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। अब एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स तो सिंपल सी बात है, अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उनको भी क्या होगा, उनको भी उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनका प्रमोशन होगा, ऐसी चीजें होंगी। तो एम्प्लॉयज और वर्कर्स भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं। पहला दे रखा है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, ताकि हमें अच्छे से लोन मिल सके। नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स,
इन्वेस्टर्स पैसे तभी इन्वेस्ट करेंगे जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होगी, तो वो भी हमारे एक्सटर्नल यूजर हो गए। क्रेडिटर्स जिनसे हमें सामान खरीदना है, हमें परचेज करना है रॉ मटेरियल, तो हर बार हम कैश में नहीं कर सकते ना। हमारे पास हमारा कैश फ्लो अगर अच्छा नहीं है, हम कैश में नहीं परचेज कर रहे हैं, तो हम क्रेडिट पे चीजें खरीदते हैं, क्रेडिट पे रॉ मटेरियल खरीदते हैं। तो रॉ मटेरियल हमें क्रेडिट पे तभी मिलेगा जब हमारी पोजीशन अच्छी होगी, ताकि उनको लगे कि हम पे कर पाएंगे उन्हें। नेक्स्ट दे रखा है गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। तो गवर्नमेंट तो हर बार हर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन में इंटरेस्टेड होती ही है। क्यों? क्योंकि उसको टैक्सेस मिलेंगे, गवर्नमेंट को बजट बनाने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट दे रखा है रिसर्चर्स। तो रिसर्चर्स बहुत सारे अपने रिसर्च के काम में इन सब का यूज करते हैं। कंज्यूमर्स को जरूरत होती है ताकि पता करे कि कंपनी, बहुत सारे यूजर्स होते हैं, कंज्यूमर्स जो होते हैं उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए ना कि हम जिसका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। सब इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन कुछ कंज्यूमर्स को इंटरेस्ट होता है। नेक्स्ट है पब्लिक, क्योंकि बिजनेस क्या होता है, एक सोसाइटी में रन होता है, तो पब्लिक वहाँ की रहने वाली है, तो वो तो इंटरेस्टेड होगी। सारी पब्लिक ना हो, लेकिन पब्लिक भी इंटरेस्टेड होती है इन सब चीजों में। इज अकाउंटिंग, नेक्स्ट देखा इज अकाउंटिंग इज एन आर्ट और साइंस, कि अकाउंटिंग आर्ट है या साइंस है, क्योंकि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, और हम इसमें स्टार्टिंग में आर्ट भी दे रखा है, तो इसमें बता रखा है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट इज अ टेक्निक विच हेल्प अस टू अचीव और डिजायर ऑब्जेक्टिव्स, और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, इसलिए ये क्या है, ये साइंस है, क्योंकि हम हर सारी चीजें प्रिंसिपल को फॉलो करके करते हैं, क्योंकि हमारे अकाउंटिंग के खुद के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और हम इन्हें फॉलो करते हैं, तो और साथ में सिस्टमैटिक रिकॉर्ड भी करते हैं, इसलिए क्या होता है, इसे साइंस कहते हैं, साइंस भी कहते हैं। और आर्ट से इसलिए कहते हैं कि आर्ट में क्या होता है, हमारी क्रिएटिविटी देखी जाती है, तो हम जिस चीज को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे अकाउंट्स में, हम अकाउंटिंग की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जो ज्यादा एक्सपीरियंस वाले ह्यूमन होगा वो उतना अच्छा कर पाएगा। तो एक्सपीरियंस जहाँ मैटर करता है वहाँ आर्ट्स आ ही जाती है। तो क्योंकि अकाउंट्स आर्ट्स है, तो इट हेल्प अस टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। और साइंस है तो इट इज ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल्स, ये प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, तो इसमें दो तरीके के सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। इस बुक में हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे। डबल एंट्री सिस्टम मतलब हम अपना डेबिट भी देखेंगे, क्रेडिट। अभी डेबिट क्रेडिट क्या होता है वो मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद दे रखा है फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम दे रखा है। इट मेंटेन्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। डबल एंट्री सिस्टम है कि हम इसमें सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, हमने खरीदा क्या है वो भी और हमने बेचा क्या है वो भी, हम अपनी सेल और परचेज दोनों को रिकॉर्ड करते हैं। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन, कि हम अपनी ट्रांजैक्शन के दोनों चीजों को वो करते हैं। जैसे हमने लोन लेके कोई सामान खरीदा, अब सामान खरीदा है तो सामान खरीदा कोई हमारी फिजिकल फॉर्म में एसेट है हमारी कोई, तो असेट में भी हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने लोन लिया है तो हमारी लायबिलिटीज भी बढ़ जाएगी, तो हम लायबिलिटी में भी रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब ये होता है, इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट रूल हम आगे ही पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो हम दोनों चीजों को, हम चीजों को डेबिट भी करते हैं और क्रेडिट भी करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, सिंस वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज डेबिटेड द अदर इज क्रेडिटेड, क्योंकि हम इसे बराबर करना है, हमें इसे बैलेंस करना है। तो अगर हम किसी चीज को डेबिट करते हैं तो हमें दूसरी चीज को क्रेडिट करते हैं, ताकि हमारा बैलेंस मेंटेन रहे। नेक्स्ट दे रखा है स्टेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, हम आगे पढ़ेंगे। वैसे फर्स्ट में हम जर्नल सीख करते हैं, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जनरल, क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल बाय पोस्टिंग देम अप्रोप्रिएट लेजर, उसके बाद हम लेजर में पोस्ट करते हैं। देन प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस,
फिर क्लोजिंग ऑफ बुक, प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। तो 3 स्टेप हमें दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है हम पहले जर्नल करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, आगे हम सब पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है उसके बाद क्लासीफाई करके हम इन्हें लेजर में पोस्ट करते हैं। लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करने के बाद ट्रायल बैलेंस, जो भी आपको नहीं समझ आ रहा होगा लेजर जनरल ट्रायल बैलेंस क्या होता है, सब लाइन से हम एक चैप्टर है, इन सब के ऊपर पूरे एक चैप्टर दे रखे हैं, हम पूरे डिटेल में करेंगे इन्हीं को। ये बस एक तरीके से समरी दे रखी है और हमारी थ्योरी है, थ्योरी एग्जाम में आएगी तो उसके लिए दे रखा है। और उसके बाद हम क्लोजिंग बुक करते हैं, बुक क्लोज करते हैं अपनी, तो फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं जिसमें हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एडवांटेजेस क्या दे रखे हैं? फर्स्ट है साइंटिफिक सिस्टम है। साइंटिफिक सिस्टम क्यों है? प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, सिस्टम से होता है इसलिए। सेकंड दे रखा है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें मैंने बताया था कि डेबिट करते हैं किसी चीज को तो क्रेडिट भी करते हैं। इट मीन्स कंप्लीट रिकॉर्ड, हम एक एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंटिंग इज एंश्योर्ड। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी टर्म में है, पैसों की टर्म में है, तो एक्यूरेसी तो होगी। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पता करने में हेल्प करता है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब असेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, कैपिटल कितनी है। फुल डिटेल्स ऑफ फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल, पूरा कंट्रोल रहता है। क्यों? क्योंकि हमें सारी चीजें पता है अपनी कंपनी के बारे में। कंपेरेटिव स्टडी इज पॉसिबल, हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। अभी हमने कंपेरेटिव स्टडी में 2 तरीके की स्टडीज पढ़ी थी, कौन सी? इंटरफर्म और इंट्राफर्म। तो ये 2 तरीके की कंपेरेटिव स्टडी भी हम तभी कर पाएंगे। हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। लास्ट दे रखा है डिटेक्टिंग द फ्रॉड एंड मिस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स में, क्योंकि हम दोनों तरीके के हम बैलेंस बना के चल रहे हैं, तो अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हुआ है या मिस अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन कहीं से आई है तो हम उसे भी बहुत जल्दी कैप्चर कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट दे रखा है काउंटिंग फॉर्म इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम इसमें हम नहीं करते हैं। हम सिंगल एंट्री सिस्टम में हम सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसे हम अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहते हैं। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्योंकि हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं इसलिए। इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। इन सम ट्रांजेक्शंस आर बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड while in other either one aspect of recorded one is not recorded। मतलब कि हम किसी को डेबिट कर रहे हैं तो क्रेडिट नहीं कर रहे, क्रेडिट वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेबिट नहीं कर रहे। Since all the transactions are not recorded on this system on double entry basis, it is not possible to prepare a trial balance। As result ना प्रॉफिट एंड लॉस होगा ना बैलेंस शीट बना पाएंगे, क्योंकि इसमें सारे रिकॉर्ड ही नहीं करते हम, तो हम इससे ट्रायल बैलेंस भी नहीं बना पाएंगे। ना ट्रायल बैलेंस बनेगा, ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा, ना बैलेंस शीट, ना फाइनेंशियल पोजीशन पता लगेगी। तो जो बिजनेस या कंपनी जितनी भी फॉर्म्स होती हैं किसी में भी सिंगल एंट्री सिस्टम नहीं फॉलो किया जाता, सब में डबल एंट्री सिस्टम भी फॉलो किया जाता है। तो हम डबल एंट्री सिस्टम ही इसमें पढ़ेंगे। सो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर मैं आपको वीडियो लेके आऊंगी नेक्स्ट चैप्टर का। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करिए कि आपको ये कैसी लगी। इसमें हमने सारे जो हमारी जितनी भी चीज़ें थी हमने थ्योरी की पूरी अच्छे से डिटेल से हमने पढ़ लिया इसे।